आप सभी को पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ट्रेड एंड कॉमर्स जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर हमारा अच्छे से कवर हो चुका है, सभी ने अच्छे से इसके नोट्स बना लिए होंगे, प्रिपरेशन आप सभी ने कर ली होगी। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप जो था वो हमने कवर कर लिया है। साथ के साथ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं नंबर 3 पे जो आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हर एक चीज आज की क्लास में हम करने वाले हैं, पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे। पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप के टाइप कौन से होते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप, ग्रांटेड पार्टनर, सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आएंगे, सभी सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपके सामने आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिज ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए साझेदारी की जब भी हम बात करते हैं या पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब भी मान लीजिए दो पर्सन है, राम एंड सोहन के दोनों के माइंड में कोई आइडिया आया है किसी बिजनेस के रिगार्डिंग, तो ये सोचते हैं चलो हम मिलकर ही क्यों ना काम कर ले। जब ये दोनों मिलकर अपना हैंड ज्वाइन करेंगे और काम को स्टार्ट करेंगे, और साथ के साथ इसमें क्या होगा, जितने भाई प्रॉफिट होगा एंड लॉस होगा उनको शेयर करने के लिए जब ये बोलते हैं, तो वही हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्टनरशिप में मेन मोटिव हमारा क्या होता है, जो प्रॉफिट्स होता है उसका जो शेयर हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड है कि वो जो शेयर लेंगे वो कैसे लेंगे, इक्वल लेंगे, रेशियो के अंदर लेंगे, ये सब इन दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन होती है और ये सारी चीजें आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है, इन इंडिया इट इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप गवर्न की गई है, ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, हमारा 1932। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। देखिए एक्ट ये कब फोर्स हुआ था, यानी कि लागू कब हुआ, ये काम करना इसने कब स्टार्ट किया, 1 अक्टूबर 1932 से। तो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 एंड ये केम इनटू फोर्स कब आया, 1 अक्टूबर 1932 को फोर्स में आया। सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empowers that the central government to prescribe the maximum number of partners in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100। ठीक है, उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट में 2014। ठीक है, ये दोनों ही रूल्स हमारे क्या कहते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूजन में रहते हैं। कई बार ये बोला जाता है कि 100 हमारे मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, कई जगह बोला जाता है कि हमारे 50 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ से ही आपकी प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है 464 के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी भी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने का अधिकार देती है, लेकिन यह संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि जब आपके पेपर में बोला जाए कि धारा 464 यानी कि एक्ट 464 के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो वहां पर हमारे मैक्सिमम मेंबर्स 100 होते हैं। केंद्र सरकार ने कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के तहत साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की है। ठीक है, वास्तव में किसी साझेदारी फर्म में 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आप सिंपल आंसर दोगे उसका 50। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल आंसर क्या दोगे, 50 दोगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू 464 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो वहां पर आप क्या करोगे, 100 लिख के आओगे। ठीक है, तो इस सीट में आपको कुछ चीजें याद करने की। फर्स्ट तो होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट का है 1932 एंड केम इनटू फोर्स पेपर में डेट भी पूछी जाती है, तो 1 अक्टूबर 1932 हमारी क्या हो जाएगी, केम इनटू फोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी मैक्सिमम मेंबर्स की। मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं हमारे 50। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर आपको सेक्शन पूछा जाए 464, अकॉर्डिंग टू सेक्शन हो जाता है 100। तो इतनी चीजें बस आपको लिख के रखनी है अपनी नोटबुक में, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बताते हुए चलूंगी, इतना आपको नोट कर लेना पार्टनरशिप के अंदर, इससे ज्यादा आप कुछ इसमें से नोट नहीं करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कर सकता है, पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने में सक्षम है साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है। एन इंडिविजुअल हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है पार्टनर बनने की, इंसान इंसेन नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए किसी भी पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए, तो आप आसानी से कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो।
अब बात आती है हमारी फर्म की कि फर्म पार्टनरशिप में एंटर कर सकती है या नहीं कर सकती। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, जो पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो नॉट अ पर्सन, एंड देयरफॉर अ फर्म कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि जो एक फर्म होती है ना वो एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जो फर्म होती है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन जो कंपनी होती है ना, कंपनी कंपनी की इसके मेंबर से क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी की तरफ से हम कोई भी अलग से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो फर्म होती है, पार्टनर्स के लिए फर्म होती है, फर्म का हमारा क्या नहीं होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, दैट्स वाई ये किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकती है। बट अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर पर्सन। लेकिन जो फर्म के मेंबर है, मान लीजिए हमने एक फर्म लिखी है एक्स वाई लिमिटेड, एक फर्म है, ठीक है, तो ये जो फर्म है एक्स वाई लिमिटेड, ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, यानी कि पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसमें दो पार्टनर्स है, एक है एक्स एक है वाई, तो एक्स अलग से क्या कर सकता है, किसी दूसरी फर्म में पार्टनर बन सकता है, तो ऐसे वाई भी किसी अन्य फर्म में क्या कर सकता है, पार्टनर बन सकता है। लेकिन जो इनकी एंटिटी है, जो इनकी फर्म है, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकती है, ठीक है। he can share the profits of the said firm with his other co-partners of the पेरेंट, लेकिन साझेदारी फर्म का कोई साझेदार अन्य व्यक्तियों के साथ साझेदारी कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है आसानी से, लेकिन जो फर्म होती है वो एंटर नहीं कर सकती, लेकिन जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि HUF। An individual can be a partner in his individual capacity as well as in a representative capacity as कर्ता of the Hindu undivided family। यानी कि क्या, कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में तथा प्रतिनिधि क्षमता में हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में साझेदारी में शामिल हो सकता है। यानी कि यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप HUF के मेंबर हो या फैमिली मेंबर हो या चाहे आप कर्ता भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से किसी भी अन्य फर्म में पार्टनर बन सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी क्या होती है, अ कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एंड देयरफॉर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये मैं बता चुकी हूँ, जो कंपनी होती है इसकी क्या होती है बच्चे, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्या होती है, सेपरेट लीगल इसकी एंटिटी होती है, दैट्स वाई ये किसी भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकती है, ठीक है। ट्रस्टीज जो होते हैं, ट्रस्टीज ऑफ अ ट्रस्ट कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अनलेस देयर कॉन्स्टिट्यूशन और ऑब्जेक्ट्स फॉरबिड इट। यानी कि ट्रस्ट के जो न्यासी होते हैं साझेदार में प्रवेश कर सकते हैं जब तक कि उनके गठन या उद्देश्य इसकी मनाही न करे। यानी कि जो ट्रस्टीज होते हैं, अगर इनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बने हुए हैं कि ये पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते, तो वहां पर वो पार्टनरशिप एंटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में किसी भी डीड में ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी है, तो किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टीज भी क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल आसानी से एंटर कर सकता है, लेकिन जो फर्म होती है फर्म एंटर नहीं कर सकती है। HUF का मेंबर या कर्ता आसानी से एंटर कर सकता है, कंपनी भी हमारी एंटर कर सकती है, और ट्रस्टीज भी कर सकते हैं जब तक कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको फॉरबिड ना करे ऐसा करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे आ जाते हैं फीचर्स निकल के आ जाते हैं कि क्या क्या पार्टनरशिप के फीचर्स हमारे आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्टनरशिप के फीचर्स में क्या आता है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट। क्या आता है, यह एक कानूनी समझौते के माध्यम से, यह क्या होता है, कानूनी समझौते के माध्यम से अस्तित्व में आती है, ठीक है। फर्म के साझेदारों की देयता असीमित होती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू लीगल एग्रीमेंट, आपके बीच में लीगल एग्रीमेंट होगा तो आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप में एंटर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ही साथ साथ इसमें क्या लिखा है कि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, याद रखना, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर की भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। HUF में जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी क्या होती है बच्चे, लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखते हुए चलनी है, भूलनी नहीं है, क्योंकि जो हमारी लाइबिलिटी है यहाँ इस पर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखिए कि किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, किसकी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम, यानी कि जितना भी आपका लॉस होगा सारे एज अ टीम उसको क्या कर लेंगे, बियर कर लेंगे। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि जो भी डिसीजन होगा आपस में, वो डिसीजन कौन लेंगे, आपस में जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी सहमति से क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंस्टेंसी, यानी कि किसी साझेदार की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, दिवालियपन या पागलपन के कारण व्यापार की निरंतर समाप्त हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि आप मान लीजिए फर्म में दो ही पार्टनर हो, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, वाई के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई, रिटायरमेंट ले लिया, तो फिर अकेला एक ही एक्स मेंबर बचेगा। एक अकेले व्यक्ति कोई पार्टनरशिप चला सकता है, नहीं चला सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या कहता है वहां पर, टू और मोर मेंबर्स, यानी कि दो पर्सन का होना अनिवार्य है। तो यानी कि इस केस में क्या हो सकता है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है।
मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर कैन बी 50। अभी सभी कमेंट में साथ साथ बताएंगे 100 किस केस में होती है पार्टनर्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर होल, यानी कि व्यापार सभी साझेदारों या किसी एक साझेदार द्वारा सभी की ओर से संचालित किया जा सकता है, यानी कि या तो सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर सकते हैं या उनमें से कोई भी एक पार्टनर एक्टिव मेंबर्स बन के एक साथ काम कर सकता है, बाकी स्लीपिंग पैटर्न रिकवरी क्या कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप को चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे क्या है मेरिट्स, क्या क्या सामने आती है पार्टनरशिप की। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि फर्म की स्थापना करने में और समाप्त करने में क्या होता है, इजी होता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, बैलेंस होता है डिसीजन मेकिंग में। मोर फंड्स आपके पास आ सकते हैं जब आप 2 से ज्यादा मेंबर होंगे, यानी कि सब अपने अपने फंड एकत्र करेंगे, तो उससे क्या होंगे, आपके फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को आप शेयर कर सकते हो। सीक्रेसी आपकी बनी रहती है, यानी कि गोपनीयता बनी रहती है, यानी कि जब आप पार्टनर्स हैं आप अपनी चीजों को, अपनी पर्सनल चीजों को अपने पास तक ही रखोगे, दूसरी फर्म को डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो वहां पर क्या रहेगी, आपकी सिक्रेसी क्या रहेगी बच्चे, बनी रहेगी, ठीक है। फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन में क्या हो जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जब 2 ही पार्टनर है तो जो दोनों के पास जितने रिसोर्सेज हम उन्हीं को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हम रिसोर्सेज नहीं लेके आ सकते, तो यहाँ पर रिसोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, कुछ हद तक लिमिटेड हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतभेद की संभावना हो सकती है, जाहिर सी बात है, जहां पर 2 बर्तन होंगे बजेंगे तो सही में, ठीक है। तो कोशिश ये भी हो सकती है कि उनके बीच में कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का अभाव होता है, मान लीजिए 2 ही पार्टनर है, एक इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप तो बंद हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास नहीं होना, क्योंकि जनता को पता है आपस में 2 पार्टनर्स मिलकर काम करें, इनके अंदर की खिचड़ी जो पक रही है, बाहर वाली जनता को कुछ नहीं पता होती। यहाँ पर क्या होता है, जनता का विश्वास भी इन पर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। लिमिटेशंस आ गए सभी को समझ में, यस। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हमारी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट लाइन में जो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप कब आया, कब केम इनटू फोर्स हुआ, कितने मिनिमम मेंबर्स होते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज कैसी होती है, इन चीजों का एक शॉर्ट नोट में आप लोगों को बना के लिख लेना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों को आपको नहीं लिखना है। हम यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर बाय एस्टोपन एंड होल्डिंग आउट, ये 2 टाइप्स होते हैं पार्टनरशिप के, इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आज वो आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपका लिखा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर सभी जानते होंगे कि कंट्रीब्यूट कैपिटल, फर्म में कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, हर डिसीजन में साथ देगा, एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने का भी काम करेगा। लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, यानी कि इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग। टेक्स पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि अन्य साझेदारों की ओर से फर्म के कार्यों का संचालन करता है। यानी कि एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जैसा कि आप नॉर्मली केस में देखते हो, एक्टिव पार्टनर सारे काम करता है, फर्म में कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट में भी साथ देगा, प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करने का काम करेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। और बिजनेस को चलाने में भी अपने सभी पार्टनर्स का साथ देगा, और अकेले भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। तो ये बच्चे कई बार डोरमेंट के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा पार्टनर, तो ये भाई स्लीपिंग पार्टनर ही है, ठीक है। तो याद रख लेना, स्लीपिंग पार्टनर के 2 नाम हैं, डोरमेट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज, contributes capital to the firm and shares profit and losses, has unlimited liability। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, स्लीपिंग का जो डोरमेंट पार्टनर होता है ना, सिर्फ ये एक काम नहीं करता कि जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज होती है ना उसमें काम नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, जो डेली एक्टिविटी होती है उनमें एक्टिव नहीं होता है, बाकी ये सारे काम करता है जैसे एक्टिव पार्टनर होता है, यानी कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड शेयर को भी शेयर करेगा, लॉस को भी, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी इसकी रहने वाली है क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग। बस जो डेली रूटीन के जो वर्क है उसमें ये मैनेजमेंट में साथ नहीं देता है, बाकी सारे काम करता है कौन, हमारा स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होता है हमारा सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। अ सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, यानी कि भाई ये एक ऐसे पार्टनर होता है जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए हमारी एक्स एंड वाई लिमिटेड हमारी पार्टनरशिप है, एक जेड नाम का बंदा है जो हमारा पार्टनर है, और कानो खान जनता को खबर नहीं है बिल्कुल भी भाई इस फर्म के अंदर जेड नाम का भी कोई पार्टनर है, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे हम, सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। इन ऑल अदर एस्पेक्ट ही इज लाइक द अदर पार्टनर्स, और बाकी सभी तरीकों से ये किसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे हमारे नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं उनकी तरह ही पार्टनर होता है। कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा फर्म में, पार्ट भी लेगा मैनेजमेंट के अंदर, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड द क्रेडिटर्स, यानी कि इसके सारे काम हो ही रहेंगे जैसे एक्टिव पार्टनर के रहते हैं, बस इसका बारे में जनता को पता नहीं होती है, ठीक है। जनता को कोई कानो कान खबर नहीं होती कि इस नाम का बंदा भी भाई फर्म में एग्जिट करता है या नहीं करता है, ठीक है, बस इसमें यही अंतर है। फिर आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर या नाम मात्र का साझेदार। इसमें क्या होता है, अ नॉमिनल पार्टनर्स अलाउज द यूज ऑफ द नेम बाय अ फर्म, यानी कि ये पर्सन ऐसा होता है, ये कहता है भाई आप मेरे नाम से क्या कर लो, अपनी फर्म को चला लो,
ठीक है। ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल, ना तो ये कोई कैपिटल लेके आता है। ही डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द फर्म एंड डज नॉट शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉस, बट ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट। ठीक है। अब ये क्या होता है, जो नॉमिनल पार्टनर होता है, ठीक है, ये अपना नाम देता है किसी भी फर्म को कि आप मेरे नाम से अपनी फर्म चला सकते हो। ठीक है। इसके बदले में ये कुछ ना कुछ तो फीस वगैरह तो लेगी इनसे, ठीक है, लेकिन आप मेरे नाम से अपनी फर्म चला सकते हो। ना तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा फर्म में, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा, लेकिन लायबिलिटी भी इसकी होगी। ठीक है। थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ये लायबल होगा, यानी कि लायबिलिटी इसकी भी रहने वाली है। ठीक है। ये नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी की कोई लायबिलिटी अराइज होती है ये पीछे हट जाएगा, नहीं, क्योंकि भाई इसके नाम से फर्म चल रही है तो ये जाहिर सी बात है कि ये भी लायबिलिटी में इन्वॉल्व होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पार्टनर बाय एस्टेपल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये हमारी इंपॉर्टेंट है, यही इसी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इनको अच्छे से अभी समझते हुए चलना है। ठीक है। पार्टनर बाय एस्टेपल क्या होता है, अ पर्सन इज कंसाइडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टेपल इफ तो हिज ओन कंडक्ट बिहेवियर और वर्ड्स ही गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। यानी कि देखो पार्टनर बाय एस्टेपल में क्या होता है, जो पर्सन होता है ना वो खुद इस तरीके से दिखाता है कि भाई मैं फर्म का पार्टनर हूँ, यानी कि वो अपने बिहेवियर से शो करता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है। और जो मतलब कि मान लीजिए आप और मैं हम बातें कर रहे हैं, मान लीजिए ए एंड बी, एक दो पर्सन खड़े हैं और ये किसी थर्ड पर्सन से वार्तालाप करे, बातचीत करे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, सी से। तो ए एंड जो बी है, ए एंड बी आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं बी फर्म का पार्टनर है, बी क्या फर्म का पार्टनर है, लेकिन ए फर्म का पार्टनर नहीं है। आपको ये याद रखना है, बी फर्म का पार्टनर है और ए फर्म का पार्टनर नहीं है, और सी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। सी यानी कि यहाँ इस फर्म का क्रेडिटर आप मान सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो ए और बी ऐसे बिहेव कर रहा है ए बी के सामने कि वो क्या है, फर्म का पार्टनर है, यानी कि ये अगर इससे भी बातचीत करेगा सी से भी, तो मतलब अपनी बातों में ऐसे दिखाएगा, हाँ फर्म में ऐसे है, आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब वो इस तरीके से शो करेगा सी के सामने। सी को ये लगेगा कि भाई ये बंदा क्या है, पार्टनर है फर्म का, ये तभी मेरे से इतनी सारी बातें कर रही है। ठीक है। तो जब ये ए अपने बिहेवियर से शो करता है किसी थर्ड पर्सन को कि ये क्या है, फर्म का मेंबर है, ये फर्म का पार्टनर है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टेपल। ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने आचरण या कथन से यह आभास देता है कि वह फर्म का साझेदार है तो उसे अनुमोदन द्वारा साझेदार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि तीसरे पक्ष की दृष्टि से वे साझेदार माने जाते हैं। ठीक है। और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है देखना। A partner by holding out is a person who, though not a partner in a firm, knowingly allows himself to a representative as a partner. Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of debt extended to the firm on the basis of such representation. If he is not really a partner and wants to save himself from such liability, he should immediately issue a denial clarifying that he is not a partner in the firm. यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं साझेदार नहीं होता परंतु यह जानबूझकर दूसरों को यह प्रतीत होने देता है कि वह साझेदार है तो उसे प्रस्तुतिकरण द्वारा साझेदार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति फर्म द्वारा लिए गए ऋणों के लिए बाहरी लेन देन के उत्तरदायी हो जाता है। देखो इस केस में क्या है, हमारे पार्टनर बाय एस्टेपल में तो क्या होता है कि वो पर्सन अपने आप ऐसे बिहेव करता है कि सामने वाले को पक्का लगेगा कि भाई ये पार्टनर है। ठीक है। लेकिन पार्टनर्स बाय होल्डिंग में मतलब कि जो ये पर्सन होता है ये अपने आप शो नहीं करता। ठीक है। यानी कि तीन पर्सन खड़े हैं, एक फर्म का पार्टनर है, एक आउटसाइड क्रेडिटर्स है, एक ये पर्सन है जो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट है। ठीक है। यानी कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और क्रेडिटर को ये लग रहा है बार बार कि जो ये पर्सन है ये फर्म का पार्टनर है। ठीक है। भले ही वो बंदा, जैसे अभी हम ले लेते हैं एग्जांपल ए बी एंड सी। ठीक है। ए फर्म का पार्टनर नहीं है, बी फर्म का पार्टनर है और सी हमारा क्या है, क्रेडिटर है फर्म में। ठीक है। तो ये दोनों आपस में, तीनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से बार बार ये सामने नजर आ रहा है कि ये बंदा क्या है, फर्म का पार्टनर है। भले ही ए अपने बारे में कुछ ऐसा बता नहीं रहा हो या अपनी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन या अपनी तरफ से शो नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है उनसे साफ साफ ऐसा लग रहा है सी को कि भाई ये दोनों ही फर्म के क्या है, पार्टनर है। ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि जब वो अपने अपने मुंह से मतलब अपने शब्दों से ऐसे नहीं जता रहा होता कि वो पार्टनर है, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन कुछ ऐसी होने लग रही है कि जिससे सी को लगेगा कि दोनों ही पार्टनर है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस केस में ये फर्म का पार्टनर बन जाता है, इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी अब इसकी हो जाएगी, इसको पे करना पड़ सकता है डेट इन फ्यूचर। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन बीच में ये साथ के साथ डिनाइल कर दे कि भाई मैं फर्म में पार्टनर नहीं हूं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैं फर्म में पार्टनर नहीं हूं, अगर ये ऐसा बोल देता है तो ये लायबिलिटी से क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। ठीक है। तो यही आपको बस ध्यान रखना है, पार्टनर बाय एस्टेपल में जो पर्सन होता है वो अपने आप ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि वो फर्म में पार्टनर होता है। ठीक है। तो इस केस में वो क्या करेगा, पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है उसमें शेयरिंग करेगा।
ठीक है। लेकिन पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि पर्सन अपने बिहेवियर से ऐसे नहीं दिखा रहा होता कि वो पार्टनर है, लेकिन उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन ऐसे चल रही होती है कि जिससे बार बार ये लगता है कि सामने वाला पर्सन भी फर्म में पार्टनर है। लेकिन अगर वो डिनाइल कर देता है तो वो लायबिलिटी से पीछे हट सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप डिनाइल नहीं करता है, यानी कि उस कम्युनिकेशन के बीच में नहीं बोलता है कि हाँ भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो उसको देखिए आने वाले फ्यूचर में जो भी लायबिलिटीज होगी उसको पे करने में वो पार्टनर्स के साथ शेयरिंग उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक आया सभी को समझ में। आगे देखेंगे माइनर एज अ पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट केस है कि माइनर एज अ पार्टनर हम ले सकते हैं, माइनर को पार्टनर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म, जो भी माइनर होता है वो कभी भी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म एज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, यानी कि कोई बेशक किसी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है क्योंकि ये वह वैध अनुबंध करने में अक्षम होता है। यानी कि जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें भी समय बोला है कि माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यदि आप किसी माइनर के साथ क्या कर रहे हो, आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो, तो वो कॉन्टेक्ट वैलिड आपका नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। However, a minor can be admitted to a benefits of a partnership formed with the mutual consent of all parties. परंतु सभी साझेदारों की आपसी सहमति से उसे साझेदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। मान लीजिए 3 मेंबर्स है किसी फर्म में एक्स वाई एंड जेड, तो जेड की किसी कारण से डेथ हो जाती है और उसका जो लीगल हायर होता है, मान लीजिए इसका बेटा है एम, ठीक है, और एम की क्या हो रखी है, वो अभी बच्चे माइनर है, एम क्या है, माइनर है। तो इस केस में क्या है कि एम को राइट्स तो मिलेंगे जेड के, लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगी, कितनी, इसके शेयर तक, जितना इसका शेयर है इसके फादर का, उसके शेयर तक इसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, और इसको इन दोनों पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, इसकी लिमिटेड हो जाएगी शेयर्स की, तो अभी ये माइनर है। ठीक है, और जब मेजर होगा तो इसको एक सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ता है कि भाई हाँ मैं फर्म में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना, तब तक इसको क्या मिलेगा, सभी प्रॉफिट में हिस्सा इसको मिलेगा, लॉस ये शेयर नहीं करेगा। ठीक है, लॉस माइनर शेयर नहीं करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा इसको मिलेगा सिर्फ, और जो लायबिलिटी अगर फ्यूचर में राइज होती है तो ये अपने शेयर तक ही इसकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, देखा आगे ना लाइन, इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म। ही विल नॉट एलिजिबल टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन ये नहीं कर सकता है, वह फर्म के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता। ही कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, उसे फर्म के लेखों की जांच करने का भी अधिकार होता है, किसको, माइनर को। ठीक है, आए यहाँ तक सभी को समझ में आया हो तो थम्स अप करेंगे, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं साथ के साथ। अगर समझ में आया सभी को तो थम्स अप करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है द स्टेटस ऑफ माइनर चेंजेस व्हेन ही अटेन्स मेजोरिटी, यानी कि नाबालिग की स्थिति बदल जाती है जब वह बालिग हो जाता है। ठीक है, बालिग होने के बाद अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है। अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो उसको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, अगर नहीं रहना चाहता तो भी उसको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, फिर फर्म में भाई आप फर्म में ऐसा पार्टनर वर्क नहीं कर सकता। अभी देखो इसमें सारी चीजें लिखी मिलेंगी आपको। On attaining majority, the minor has to decide whether he would like to become a partner in the firm. बालिग होने पर नाबालिग को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह फर्म में साझेदार बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। He has to give a public notice of his decision within 6 months of attaining majority. यानी कि अगर देखिए उसे वह बालिग होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ता है, एक सार्वजनिक सूचना देनी होती है कि वह फर्म में एंटर नहीं करना चाहता, यानी कि फर्म में साझेदार बने नहीं रहना चाहता। ठीक है, हेलो मैम, हेलो, आगे देखिए फिर इसमें क्या है, इफ ही फेल्स टू डू सो विद इन द स्टेबिलिटी टाइम ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लेज पार्टनर एंड विल बिकम लायबल टू द डेट्स ऑफ द फर्म इन द सेम वे एज अदर एक्टिव पार्टनर्स आर। अब देखिए माइनर के बारे में साफ साफ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोई भी जो माइनर होता है, ठीक है, वो किसी भी केस में किसी भी फर्म में एंटर नहीं कर सकते एज अ पार्टनर, क्योंकि वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, हमारा वॉइड हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास कंडीशन ऐसे निकल के आ जाते हैं कि हमें माइनर को पार्टनर बनाना पड़ता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनर सभी क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। ठीक है, लॉस बियर नहीं करेगा। इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, माइनर की लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, किस टेस्ट से, जितना भी इसका फर्म में शेयर है उस एक्सटेंट तक किसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये माइनर से मेजोरिटी पर जाएगा, यानी कि अपनी मेजोरिटी अटेन करेगा, तो अगर वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 महीने बाद वो कंप्लीट फर्म में पार्टनर मान लिया जाएगा और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, अब वो लॉस को भी शेयर करेगा। ठीक है,
लेकिन अगर उसने नोटिस नहीं दिया है 6 मंथ के अंदर, उसको नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो फर्म में पार्टनर नहीं रहना चाहता है। अगर वो दे देता है तो ठीक है, अगर वो ये नोटिस नहीं प्रोवाइड कराएगा तो उसको क्या मान लिया जाएगा, फुल फ्लैश पार्टनर माना लिया जाएगा, जैसे बाकी पार्टनर्स हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनाई है क्या मैम? नहीं, अभी बनाई नहीं, लेकिन बना दूंगी। ठीक है, आज या कल मैं आपको प्ले लिस्ट बना दूंगी, कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें हमारी माइनर के रिगार्डिंग। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप भी हमारे टू टाइप्स की होती है। एक होती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेस पर हमारे टू टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। ड्यूरेशन के बेस पर कितने टाइप्स की होती है? एक होती है एट विल, एक होती है एट विल, और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, तो लिख लेना कि ड्यूरेशन के बेस पर हमारी दो टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल एंड सेकंड होती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। इच्छा पर आधारित फैसले में कहते हैं दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन बी टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ द विड्रॉल। यानी कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, जब तक आपका मन करेगा आप बिजनेस में बने रहोगे, लेकिन जिस दिन आपका मन हुआ कि भाई अब हमें बिजनेस में नहीं काम करना, तो आप सिंपल एक नोटिस दोगे और अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर लोगे। ठीक है, और पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टिकुलर पार्टनरशिप इज फाउंड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट और फॉर पार्टिकुलर ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि आपने कोई ज्वाइंट वेंचर किया है, किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने क्या होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया होगा, जब तक वो आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपकी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नहीं किया है तो आपने टाइम पीरियड रखा होगा कि मैं 5 साल तक हम मिलकर काम करेंगे, 3 साल तक हम काम करेंगे, तो जब तक वो आपका टाइम पीरियड रहेगा तब तक आप पार्टनर्स बने रहेंगे, और जैसे ही टाइम पीरियड आपका खत्म होगा आपकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल पे क्या होता है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो पार्टनरशिप में रहना तो रहोगे, अदरवाइज आप बैकआउट कर सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप जो पार्टिकुलर होती है इसमें ड्यूरेशन भी होती है हमारी साथ के साथ में, या कोई पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, यानी कि जब तक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, जब वो कंप्लीट हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ड्यूरेशन में क्या होगा, अगर आपने 3 साल का पीरियड ले रखा है, 3 इयर्स का, तो 3 साल तक आप काम करोगे, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बेसिस पर हमारे टू टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि जिसको एलएलपी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें के बेस पर भी हमारी दो होती है, लायबिलिटी के बेस पर होती है जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड होती है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। यानी कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है, जो बेसिकली देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, द पार्टनर्स एंजॉयज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग टू इन ईच अदर एज वेल ऑन द फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना। जो हमारी जनरल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लॉन्स, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। यानी कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, लॉन्स हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो जो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है पार्टनरशिप का, वो कुछ ना कुछ हद तक इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं, जिसमें क्या होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सभी मिलकर काम करते हैं, उनकी जगह कोई एक पर्सन भी काम कर सकता है। ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, हमारा ऑप्शनल होता है, लेकिन जैसे डेथ हो जाती है, लोन से, उससे क्या होता है, हमारा एक्जिस्टेंस होता है पार्टनरशिप का, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर द रेस्ट में हैव लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि एलएलपी में जितने भी पर्सन एंटर करेंगे उनमें से एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, एंड बाकी सभी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये याद रखना, ये मैं सोच रहा हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, नहीं, एक पर्सन ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी रेस्ट ऑफ की क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनको राइट नहीं होता कि वो मैनेजमेंट में जो वर्क होता है उसमें डिसीजन में वो साथ दें। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है, देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको मैं नोट कर दे रही हूँ, स्टार लगा के लिख लेना। जनरल जो पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, लेकिन जो हमारी एलएलपी होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। ठीक है, दिस हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यानी कि ये कब आया था एक्ट में,
2008 में इसको लाया गया था। एंड नोट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं आता है, इसका एक सेपरेट एक्ट है 2008, याद रखना, ठीक है, इसका सेपरेट एक्ट है हमारा। हिंदी में कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ लेना। तो याद रखना, जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड वहां पर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। लेकिन एलएलपी के अंदर क्या देखा जाता है, एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी की क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, और इसका एक्ट कौन सा है, 2008 इसका एक्ट होता है, ठीक है। नहीं बच्चे, मैं एमआरएस में टीचर नहीं हूँ। मैं आपके कॉमर्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ, जितने भी आपके कॉमर्स के एग्जाम होते हैं उनकी सभी की आप लोगों को प्रिपरेशन कराती हूँ, ठीक है। आप देखिए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड तो सब बच्चे को पता होता है, तो ज्यादा मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। अ पार्टनरशिप डीड इज द रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक लिखित अनुबंध होता है, पार्टनर्स के बीच में रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर पार्टनर्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, लिखी जाती है, कि कब से हमने कब तक अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, कब तक हमारा ड्यूरेशन रहने वाला है, किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी है, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्या फर्म का नाम रहने वाला है। तो ये सारी चीजें वहां पर हमारी लिखी जाती है, किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, नेम ऑफ फर्म आएगा, नेचर ऑफ बिजनेस आएगा, लोकेशन बिजनेस की आएगी, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कितने कितने पार्टनर्स ने कितनी कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में लिखा जाएगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड उनके ऑब्लिगेशन सारी चीजें लिखी जाएंगी, सैलरी के बारे में लिखा जाएगा, विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि वो ड्रॉइंग कितनी कर सकते हैं, ये सारी चीजें लिखी होगी, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, तो इन सभी के रिगार्डिंग आपकी टर्म्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी जाती है कि एडमिशन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, रिटायरमेंट होगी तो कैसे होगी, क्या क्या पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेंगे, सारी चीजें इसमें आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में लिखा होगा, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको आप सोल्व कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें भी हमारी इसमें लिखी होती हैं, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं, ये हिंदी में भी देख लेना एक बार क्या क्या लिखी होती है, फर्म का नाम मिलेगा, व्यवसाय का स्वरूप स्थान, व्यवसाय की अवधि, प्रत्येक साझेदार द्वारा की गई निवेश राशि, लाभ और हानि का वितरण, साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व, साझेदारों का वेतन और निकासी, साझेदार के प्रवेश सेवानिवृत्ति और निष्कासन से संबंधित नियम, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, फर्म के विघटन की प्रक्रिया, खातों की तैयारी और उनका लेखा परीक्षण, ये सारी चीजें हमारे किस में होती है, पार्टनरशिप डीड में होती है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से बेस्ड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अंडर विच एक्ट इज पार्टनरशिप इन इंडिया गवर्न, भारत में साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है, सभी के अब आंसर्स आने चाहिए, ठीक है, सभी के आंसर्स आने चाहिए, बताएंगे। अंडर विच एक्ट इज पार्टनरशिप इन इंडिया गवर्न, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलएलपी एक्ट 2008, आंसर देंगे सभी। अंडर विच एक्ट इज पार्टनरशिप इन इंडिया गवर्न, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ फर्म एज पर करंट रूल्स, करंट रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा न्यूनतम एंड अधिकतम साझेदारों की संख्या बतानी है, मिनिमम 1, मैक्सिमम 100, 250 या 320 या 210, तो ये दो तो सभी क्रॉस कर देंगे। अब ए एंड बी में से बताओ, दोनों ही हमारे करेक्ट है लेकिन दोनों में सिचुएशन हमारी अलग अलग है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का करंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या हमारा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर है, ठीक है, करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर हमारा क्वेश्चन में बोला होता 464 एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा बोला जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, फर्स्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई भी एक्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट्स व्हाई आंसर इज द बी, ठीक है। यस, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ पार्टनरशिप कम टू एग्जिस्टेंस थ्रू, जो साझेदारी का गठन होता है किस माध्यम से होता है, ओरल प्रॉमिस, लीगल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन या पब्लिक नोटिस, इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर।
बी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। लीगल एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? लीगल, ओरल प्रॉमिस नहीं होता, लीगल एग्रीमेंट इसमें देखा जाता है। हमने पढ़ा था ना पार्टनरशिप की, जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें में बोला था लीगल एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ठीक है, अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ पार्टनर टेक्स पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट? स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या सीक्रेट पार्टनर? कौन सा साझेदार दैनिक प्रबंधन में भाग लेता है? सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। बताएंगे सभी क्या आंसर होने वाला है? बी, एक्टिव पार्टनर, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। एक्टिव पार्टनर क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, मैनेज के ऑपरेशन में काम करता है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है? स्लीपिंग पार्टनर डे टू डे वर्क में वर्क नहीं करता है। एक्टिव पार्टनर ये सारे काम करता है। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है? अपना नाम देता है फर्म को और बाकी कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? जिसके बारे में जनता को कानो कान खबर नहीं होती कि ये भी फर्म में पार्टनर है। ठीक है, लेकिन वर्क ये भी सारे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्टनर्स एसोसिएशन विद द फर्म्स अननोन टू द जनरल पब्लिक? अभी अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है कि किस साझेदार का संबंध आम जनता को ज्ञात नहीं होता है? स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या पार्टनर बाय एस्टेपल? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। यस, सीक्रेट पार्टनर, बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने, ऑप्शन नंबर बी, विदिता चौधरी, सना साहब। नहीं, सी नहीं होगा। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर के बारे में जनता को पता होता है क्योंकि इसके नाम से बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर क्या करता है? अपना नाम देता है फर्म को कि आप भाई मेरे नाम से अपनी फर्म चला सकते हो, तो उसके बारे में तो जनता को पता होता है। लेकिन सीक्रेट पार्टनर ऐसा पर्सन होता है जिसके बारे में जनता को पता नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अ सीक्रेट पार्टनर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट हिज कनेक्शन इज नॉट पब्लिक, यानी कि पब्लिक को ये नहीं पता होता कि ये फर्म में बंदा है भी या नहीं। ठीक है, a partner who only lends his name but does not contribute capital is called, वह साझेदार जो केवल अपना नाम देता है पर पूंजी नहीं लगाता, क्या कहलाता है? बताओ। इसका भी मैंने अभी आपको आंसर बताया सभी को। इसका आंसर देंगे सभी। यस, क्या हो जाएगा? नॉमिनल पार्टनर, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अलाउस यूज ऑफ हिज नेम एंड इज लायबल टू थर्ड पार्टीज बट डजंट शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है, यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ पार्टनर बाय एस्टेपल इज, एस्टेपल द्वारा साझेदार कौन होता है? रियल पार्टनर होता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी अ पार्टनर, या वो बंदा होता है जो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं फर्म में पार्टनर हूँ, अ गवर्नमेंट पार्टनर, अ माइनर पार्टनर? तो इसका आंसर देंगे सभी। इसका आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। यानी कि अ पर्सन whom by conduct makes others believe he is a partner becomes liable as if he were one। इन दो, एक होता है हमारा पार्टनर बाय एस्टेबल एंड सेकंड होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों का जो अंतर है वो मैंने आज क्लास में आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्टनर हैज नो रोल इन मैनेजमेंट एंड रिमेन्स इनएक्टिव? कौन सा साझेदार प्रबंधन में भाग नहीं लेता और निष्क्रिय रहता है? प्रबंधन में भाग नहीं लेता और निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है। तो इनएक्टिव से ही आप समझ जाओगे आंसर क्या होने वाला है। इनएक्टिव के नाम से ही आप समझ जाओगे आंसर क्या रहने वाला है। यस, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर, सभी ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइनर कैन, एक नाबालिग क्या कर सकता है? बिकम फुल पार्टनर बन सकता है, बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, साइन पार्टनरशिप डील, या मैनेज बिजनेस?
जो माइनर है वो क्या कर सकता है? आज के सेशन में हमारे 30 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आज क्लास में हम 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ सभी को पता है कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, तो पीडीएफ में बाकी 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहां पे प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। माइनर कैन, माइनर क्या कर सकता है? यस, बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। माइनर क्या कर सकता है? माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट कैन रिसीव बेनिफिट्स विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाबालिग साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन साझेदारी के लाभ में सम्मिलित हो सकता है बाकी पार्टनर्स की सहमति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का ये। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन जनरल पार्टनरशिप इज, सामान्य साझेदारी में साझेदारों की देनदारी कैसी होती है? सामान्य पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एलएलपी की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, पार्शियल या फिक्स्ड? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आया है, अनलिमिटेड बता रहे हैं सभी, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर होता है वहां पर पार्ट लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। फिर हमने किया था एचयूएफ, एचयूएफ में जो कर्ता होता है, कर्ता की लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। फिर अब नंबर थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमने पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इन जनरल केस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एलएलपी की बात करेंगे यहाँ पर, तो 1 पर्सन की पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और रेस्ट ऑफ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? यहाँ पर लिमिटेड होती है। एलएलपी एक्ट कौन सा है हमारा? 2008 है। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 है। एचयूएफ का आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप वहां से रिवीजन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना सभी, और कल के